Hello students. In my previous lecture, Federalism Part 2, मैंने आपको बताया था about how power division is there, union list, state list, concurrent list, treasury subjects, importance of judiciary in a federal country, and how union territories are actually administered. Then I told you about Article 371. Article 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है. एक कभी आपको एक वीडियो बना के मैं बताऊंगी आपको आर्टिकल 370 की इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल वर्ड्स में. नाउ इंडिया इन 1947, आप ये देखिए इंडिया के ये जितने भी स्टेट्स हैं ये मार्क नहीं है. आपको शायद पता नहीं होगा, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी एट दैट टाइम देयर वर 545 स्टेट्स इन इंडिया. एग्जाम्पल के लिए छोटी सी हैदराबाद सिटी है, स्टेट थी. अवध बहुत छोटी सी, आप ये कह सकते हैं छोटी सी सिटी, वो उस समय स्टेट थी. इन दिस वे देयर वर 545 स्टेट्स. एंड ये इंडिया इन 1947, ये जो मैप है ये आपको बड़ा कंफ्यूज और बड़ा बिखरा हुआ मैप लग रहा होगा, एंड इट इज स्कैटर्ड. बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को यूनाइट किया था, वो आपको उनके बारे में पता ही है. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस दैट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड. देखिए पहला टॉपिक था, प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक को समझें. पहला टॉपिक था दैट व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. तो उसमें हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारी जो भी गवर्नमेंट आई हो सबने, और अभी तक कोई भी सरकार हो, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, बट एवरीबडी रिस्पेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्टेड द जुडिशरी. तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री का मतलब है कि इंडिया को फेडरल कंट्री वो कौन से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनाते हैं. अब ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे दैट हाउ डू यू प्रैक्टिस मैथ्स, क्या वर्बली प्रैक्टिस करते हो आप, तो ऐसे ही फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप देखिए, किसी भी, यही बात जो मैं बोल रही हूँ ये देखिए सेंटेंस में लिखी हुई है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है. आपको सिलेबस पता है उतना नहीं है काफी, टीचर उस सिलेबस को एग्जीक्यूट भी करती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नॉट मियर सफिशिएंट कि डेमोक्रेसी फेडरलिज्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी चल जाएगी, नहीं. उनको चलाना कैसे है वो गवर्नमेंट करती है. फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सीड क्यों हुई, नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सरकार, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आपस में सेंट्रल स्टेट के कितने भी मतभेद क्यों ना हो स्टूडेंट्स, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हो, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जुडिशरी बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सर्व मानने लगता है, वो उसे एक्सेप्ट करना होता है और करते हैं. रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इंडिया में एट्रीब्यूट करते हैं हमारी कंट्री की नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. आपको किसी भी क्लास का, जैसे मैं मतलब व्हेन आई यूज्ड टू टीच बिफोर माय रिटायरमेंट, तो मैं ये बोलती थी किसी भी क्लास का रिजल्ट जो है वो क्लास की दीवारें नहीं बनाती, स्टूडेंट्स बनाते हैं. आपकी किताबें बैग में रखी रहेंगी, अपने आप रिजल्ट नहीं लेके आएंगी अनटिल अनलेस आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे. ऐसे ही किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाख कितने भी हों, बट जब तक गवर्नमेंट उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत ड्यूटीफुली इम्प्लीमेंट नहीं करेगी वो नहीं हो सकता. आई थिंक मैंने बहुत सारी आपको इंट्रोडक्शन दे दी है दैट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड. तो सबसे पहली बात है लिंग्विस्टिक स्टेट्स. बहुत ज्यादा इस पे ह्यू एंड क्राई हुआ था जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी फॉर्म करी गई थी. सबसे मेजर टेस्ट हमारे डेमोक्रेसी का क्या था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड आवर इंपॉर्टेंट लीडर्स दे डिसाइडेड कि स्टेट्स को जब डिवाइड करा जाएगा तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे करा जाएगा. कुछ लोग इससे नहीं सहमत हुए थे,
उन्होंने कहा इससे तो डिवीजन हो जाएगा। बट आप देखिए, अगर आप ये न्यू मैप देखिए, आप जितनी भी स्टेट्स उस समय चेंज करी गई, मैक्सिमम स्टेट, नॉट ऑल, मैक्सिमम स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे, गुजरात में गुजराती बोली जाती है और वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, एंड जम्मू में उस समय पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोली जाती है, कर्नाटका में और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। देन कर्नाटका और आपका आंध्र प्रदेश में, उस समय आंध्र प्रदेश जो था, तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। तो अलग अलग स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया। डर बहुत था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, पर वो डर उनका धीरे धीरे करके सबसाइड हो गया, बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंट था। आप ये देखिए, अब ये देखिए, आपको मैंने अभी पिछला मैप दिखाया और ये मैप दिखाया, ये आपको बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा होगा, क्योंकि स्टेट्स ठीक से डिवाइड हो गई हैं। जैसे एक होता है ना आपका रफ वर्क और एक होता है आपका फेयर वर्क, वो रफ वर्क था। स्टेट्स को बाद में डिवाइड किया गया, एंड द क्रेडिट गोज टोटली टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, जिन्हें हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम कहते हैं। तो पॉलिटिकल मैप आप देखिए कितना क्लीन है। मेनी ओल्ड स्टेट्स वैनिश हो गई, न्यू स्टेट्स क्रिएट हुई, एरियाज, बाउंड्रीज, नेम, सब कुछ हुआ। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने, इसके ऊपर कई पिक्चर्स भी बन चुकी हैं, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया को और पाकिस्तान को डिवाइड किया था, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से डिवीजन नहीं किया था उन्होंने। वो डिवीजन बड़ा हेफाजत डिवीजन था, जो कि बहुत अच्छा डिवीजन नहीं था, क्योंकि कोई प्रेम नहीं था ना कोई कंट्री से, कोई उनको हमारी कंट्री से कोई कुछ लेना देना थोड़ी था। वो तो जान के उन्होंने पार्टीशन का बॉम्ब फेंका था इंडिया पे। तो 1947 में कंट्रीज बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स चेंज हुई, और ये इंश्योर किया गया कि लोग सेम लैंग्वेज बोलेंगे, एक जगह रहेंगे, प्यार और ज्यादा बढ़ेगा, डिवीजन नहीं होगा, अनेकता में एकता, डिवीजन नहीं होगा। वो कहते हैं ना, हिंद देश के निवासी निवासी सभी जन एक हैं। तो सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट उनकी कल्चर, उनकी एथनिसिटी एंड उनकी ज्योग्राफी को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स ऑफ नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये स्टेट्स क्रिएट करी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे। पहले अगर आपको पता हो, जब बिफोर इंडिपेंडेंस ये पूरा बंगाल था, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा बंगाल था जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे। झारखंड क्रिएट किया गया बिहार से। झारखंड की एक अलग कल्चर था, मेनली ये ट्राइबल एरिया था, जिसके कल्चर की और आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखने के लिए, उनके कल्चर जो है वो दब ना जाए, उसको इंटैक्ट करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक पार्ट निकाला गया बिहार से और उसे झारखंड बना दिया। देन इधर आप देखते हैं यूपी से एक पार्ट निकला और वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड बना दिया गया, जिसको, जहां पे देवभूमि भी है, जहां पे हमारे चारों, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड में है। तो ये एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड नागालैंड वाज क्रिएटेड, एंड इधर अभी भी कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा है, दैट मेनी मोर स्टेट्स, सम स्टेट्स, बोडोलैंड और ये डिमांड कर रहे हैं अलग क्रिएशन की। एट प्रेजेंट देयर आर 7 सिस्टर्स। Coming back to this topic, this includes states like Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand, language के बेस पे नहीं है, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे है। Now, when the demand for the formation of states on the basis of language रेस करी गई, कुछ नेशनल लीडर्स को डर था कि कहीं कंट्री डिवाइड ना हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट, बट एक्सपीरियंस ने शो किया कि रादर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग और ज्यादा अच्छे से एक यूनाइट रहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी इजी हो जाता है। सो दिस वाज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नाउ द सेकंड टेस्ट, मतलब हम केवल चिल्ला के नहीं कहते कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है, प्रूफ है, ये प्रूफ है भाई। एंड लैंग्वेज पॉलिसी। अब देखिए लैंग्वेज पॉलिसी, ये एक दूसरा टेस्ट था जिससे हमारी कंट्री को गुजरना पड़ा, लाइक एक अग्नि परीक्षा। तो लैंग्वेज टेस्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का
स्टेटस नहीं देता। हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज, बट कॉन्ट्रास्ट ये है, सरप्राइजिंगली हिंदी बोलने वाले केवल 40% लोग हैं। So there were many safeguards to protect other languages. So besides Hindi, 21 other languages were also created. उनका एक शेड्यूल बनाया गया और एक लिस्ट बनाई गई। अब ये शेड्यूल लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको जानने की बहुत जरूरत है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है। आप बोर्ड एग्जाम अगर आप चाहें हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी जितनी भी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसमें आप दे सकते हैं। एंड यू में कोई भी गवर्नमेंट का, आई एम माइंडेड गवर्नमेंट का एग्जाम, अ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू मे टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस। इसका ये मतलब है स्टेट्स, अपनी स्टेट्स की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। आप अगर साउथ में जाएंगे तो आपको बैनर्स वगैरह पे सब जगह हिंदी नहीं नजर आएगी, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत नजर आ जाएगी, तेलुगु, कन्नड़ या अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग भाषाएं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, बाद में उसको ट्रांसलेट करा जाता है। अनलाइक श्रीलंका, देखिए हमारे यहाँ पे हल्का सा जब इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद हिंदी को इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी तो विशाल आंध्रा मूवमेंट, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अगर आप ह्यूमैनिटीज लेंगे 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में आप, तो विशाल आंध्रा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी और लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को बहुत easily respectfully एक्सेप्ट किया। Unlike Sri Lanka, leaders of our country adopted a very cautious attitude. हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत ध्यान रखा और यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस was to stop in 1965, बट जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इंग्लिश वो बोलना चाहते थे, वो इंग्लिश में कंफर्टेबल थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कंफर्ट देखना है ना, तो तमिलनाडु में, दैट इज वाई इन तमिलनाडु ये मूवमेंट बहुत वायलेंट हो गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, एग्री किया टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। कई क्रिटिक्स ने ये कहा कि भाई इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है। अब देखिए ना, आपके सामने बुक है, इंग्लिश में है, व्हाट कैन वी डू, दिस इज द एगनी। ये एक बड़ी दुख की बात है, हम क्या कर सकते हैं। इंग्लिश इज एन ऑफिशियल इंटरनेशनल लैंग्वेज, प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be the official policy गवर्नमेंट की। प्रमोशन डज नॉट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर दे। देखिए प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीजों को दबा दिया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स में थी और है, चाहे वो कोई भी पार्टी को बिलोंग करते हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री कि अवॉइड करें द काइंड ऑफ सिचुएशन जो श्रीलंका में है। Now the third is center-state relation. Third test. I hope students ये language policy आपको समझ में आ गया होगा। अब third है center-state relations. Now what do you mean by center-state relation? Restructuring center-state relation मतलब center-state relation को थोड़ा modify करना, constitutional arrangements ऐसे करने जिससे ये ruling parties and leaders ये इसको follow कर सकें। For a long time, the same party ruled both center. कई बहुत टाइम तक कांग्रेस का ही राज था, सेंटर में भी स्टेट में भी, जिसका मतलब था that state government did not exercise their right as autonomous federal unit. उस पे कंट्रोल जो है वो कांग्रेस का था। And as and when the ruling party state level पे was different, parties जो सेंटर में थी वो स्टेट की पार्टी को पावर को बिल्कुल कंट्रोल कर लेती थी, कर्ब कर लेती थी, दबा देती थी उसकी पावर को। इन दोज डेज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट गवर्नमेंट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। इसके कारण फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो काफी अंडरमाइन हो गई थी, काफी अंडरमाइन हो गई थी। और ऑल दिस चेंज 1990 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारे कंट्री में, और वो स्टूडेंट्स क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आया। दैट वाज अबाउट द कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
द पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड आज आप देख लीजिए रीजनल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इधर देख लीजिए डीएमके, अन्ना डीएमके, आपका अकाली दल और अलग अलग झारखंड में और उड़ीसा में, हर जगह आप देखिए रीजनल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल हो गई हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, मेजर नेशनल पार्टीज इनके साथ अलायंस में सरकार बनाती हैं। चाहे वो आप केरला देख लीजिए, केरला में कांग्रेस को इनकी जरूरत पड़ी थी सहारे की। तो दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग और इसे कहते हैं कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार। व्हाट इज कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? आप देखिए बिफोर 2014 यूपीए कोएलिशन था, 10 साल तक रूल किया, कांग्रेस मेजर पार्टी थी, एनडीए भी एक कोएलिशन है। अभी आपको लगेगा कि अभी कैसी सरकार है, अभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है, उसको अलायंस के एहसान की जरूरत नहीं है, पर अलायंस की रिस्पेक्ट करना वो अभी भी करी हुई है, अलायंस की रिस्पेक्ट। सो दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये जो ट्रेंड है, अभी भी ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है, ये ट्रेंड, एंड ये ट्रेंड जो है ये अपने this trend it is going on, and ये जो ट्रेंड है supported by a major judgment of the Supreme Court that made difficult for the central government कि वो dismiss करे state government को। Federal power sharing is more effective today than it was in the early years। आज फेडरल पावर शेयरिंग काफी इफेक्टिव है एंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स नाउ। ये कार्टून मैं आपको साथ में समझा देती हूँ, वैसे बाद में मैं कार्टून की आप एक कुछ अलग से वीडियो डालूंगी मैं कार्टून की। ये वो टाइम है बिफोर 1990 और इंदिरा गांधी जी हैं, और इंदिरा गांधी के साथ जो खड़े हैं वो एसबी चौहान है। और जैसा आपको लग रहा है, और ये केरला देखिए अलग अलग स्टेट्स का लिखा हुआ है इसमें, और डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगी, बस इसका मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर, बेचारे बेगर्स की तरीके से भीख मांग रहे हैं पावर की। और आप देख रहे हैं दोनों के चेहरे जो पावर दे रहे हैं, मतलब एज इफ कि वो खाना दे रहे हैं, एक्चुअली में कार्टून में दिखाया जा रहा है वो कितने गुस्से में है, नॉट रेडी टू गिव मोर फूड, वो तैयार नहीं है ज्यादा इनको पावर देने के लिए। तो ये एक डिपिक्ट किया गया है इसमें, एंड दिस इज, ये देखिए ये एक प्लीड कर रहे हैं वो, पर उनको एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है। ये तो थी 1990 के बाद। अब कोएलिशन का एक रूप, पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट, ये बड़ी दुख की बात है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक बार 13 दिन के लिए चली थी, एक बार 13 महीने के लिए, आफ्टर दैट 5 साल के लिए। बिकॉज कोएलिशन गवर्नमेंट थी, कोएलिशन गवर्नमेंट में ये जितने भी आप ये देख रहे हैं ना ये चेहरे, दीज आर ऑल द फेसेस ऑफ डिफरेंट अलायंस लीडर्स जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अगर मैं बड़े सिंपल टर्म में कहूं तो उन, जिसे कहते हैं ना, परेशान कर दिया था। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कोई मिनिस्ट्री चाहिए, 13 दिन तक, और जब वो नहीं माने तो अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसा 13 दिन, फिर 13 महीने। तो ये आप देख रहे हैं, ये डिपिक्ट कर रहा है कि बहुत दुख के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी बेचारे प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन पार्लियामेंट में उनका एक जो भाषण, जो बहुत ज्यादा आज भी, आज तक मोदी जी उसका एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने बाद में कहा मैं हार मान लूंगा लेकिन मैं कोई करप्शन नहीं करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों कार्टून डिटेल में मैं एक अपनी कार्टून वीडियो बनाऊंगी, उसमें दूंगी। एंड प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड प्लीज वीडियो को और ज्यादा, मेरे चैनल को थोड़ा सा और सब्सक्राइब करिए और करवाइए और मोटिवेट करिए, सो दैट आई कैन गिव यू more videos like this।